Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 8 of your accountancy book, that is dissolution of a partnership firm, from question number 17. So let's get started. Pass necessary journal entries on the dissolution of a firm in the following cases. First, Dharam, a partner, was appointed to look after the process of dissolution at a remuneration of 12,000 and he had to bear the dissolution expenses. Dissolution expenses rupees 11,000 were paid by धर्म. मतलब फर्स्ट वाले केस में बोला है कि धर्म एक पार्टनर है, उसको हमने किस लिए अपॉइंट किया कि जो भी डिसोल्यूशन की पूरी प्रोसेस हो रही है, एसेट्स को सोल्ड करना है, लाइबिलिटीज़ को सेट ऑफ करना है, वो सब कौन करवाएगा? धर्म करवाएगा. बट वो फ्री में तो नहीं करवाएगा, उसको हमें रेम्यूनरेशन देनी पड़ेगी. तो 12,000 की रेम्यूनरेशन दे रहे हैं हम उसको. और हम ये भी कह रहे हैं कि यही नहीं कि सिर्फ डिसोल्यूशन करवाना है, बट अगर डिसोल्यूशन से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस भी हो जाते हैं तो वो एक्सपेंसेस भी उसको खुद ही बियर करने हैं. और ये भी बता दिया कि एक्सपेंसेस हुए कितने, 11,000 के हुए हैं और वो धर्म ने ही पे किए हैं. तो देखो मेन हुआ क्या कि हमने उसको अपॉइंट किया, उसके लिए हम रेम्यूनरेशन दे रहे हैं. तो रेम्यूनरेशन दे दीजिए 12,000 की. ठीक है, रेम्यूनरेशन दोगे तो उसके अकाउंट में क्या हो जाएगा? वो क्रेडिट होगी, उसका अकाउंट बढ़ जाएगा. अगर किसी भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कोई भी अमाउंट जाता है तो कैपिटल अमाउंट इंक्रीज होने के लिए क्रेडिट हो जाता है और ऑटोमेटिकली डेबिट में रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा. सेकेंड वाले केस में बोला है कि जय एक पार्टनर है जिसको फिर से, मतलब देखो ये पूरा ना क्वेश्चन है जो उसमें सब पार्ट्स अलग अलग है, आपस में लिंक नहीं है. ठीक है, तो सेकेंड वाले पार्ट में ये बोला है कि जो जय है उसको अपॉइंट किया गया कि वो डिसोल्यूशन की प्रोसेस को देखेगा. उसको भी हमने 15,000 का रेम्यूनरेशन अलाउ किया. डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी उसे ही बियर करने हैं. और आफ्टर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस रुपीज 16,000 वर पेड बाय विजय अनदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ जय. देखो अब ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि जो एक्सपेंसेस हुए थे वो 11,000 के हुए थे, बट स्टूडेंट रेम्यूनरेशन तो 12,000 पे फिक्स हुई थी ना, तो जितने फिक्स हुई वो उतने ही देंगे. ये मतलब नहीं है कि एक्सपेंसेस कितने हैं. अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला है वही सेम, डिसोल्यूशन देखनी है, रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, एक्सपेंसेस हुए हैं, बस लास्ट में चेंज ये आ गया है कि जो एक्सपेंसेस हैं वो बियर तो जय को करने चाहिए थे, पर उसके बिहाफ पे किसने दे दिए? विजय ने दे दिए. और फ्री में तो वो भी नहीं देगा. उसने ये बोला अभी मैं दे देता हूँ, बाद में तुम मुझे दे देना. ये सीन हुआ है. ये नहीं है कि पूरे के पूरे उसने दे दिए और अब कुछ भी और नहीं करना है. तो ये आपको खुद समझना है कि अगर देने उसी ने थे तो जय ही देगा, बट बाद में उसको दे देगा. अभी पहले विजय ने पे कर दिया है. ठीक है, तो पहले वही सेम करो. रेम्यूनरेशन तो जय के पास ही जा रही है तो एक्सपेंसेस भी तो उसे ही पे करने चाहिए, राइट. तो फिर से रेम्यूनरेशन जाएगी तो उसका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा. इंक्रीज करने के लिए कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा. और 15,000 के रेम्यूनरेशन के बारे में क्वेश्चन में बोला है तो वो लिखोगे. एक्सपेंसेस जो हुए हैं उससे मतलब नहीं है. तो कई बार एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं तो पार्टनर को फ़ायदा हो जाता है, और कई बार अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा भी हो गए तो लॉस भी हो सकता है. ठीक है, ओके. फिर उसके बाद अब जो जय है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट किया है, कम किया है, और विजय का बढ़ा दिया है. तो कि अब पहले तो उसने उसके बिहाफ पे कर दिया, अब वो बाद में उसे रीइंबर्स कर देगा, उसे वापस दे देगा. तो कि वो फ्री में पे नहीं कर रहा है, सिर्फ उस टाइम पे उसकी हेल्प कर रहा है. ठीक है, अब आगे देखिए क्या हुआ. थर्ड वाले केस में हमें क्या बोला गया है कि दीपा है, फिर से वही सेम चीज़, उसको भी हमने डिसोल्यूशन को देखने के लिए कहा और उसके लिए उसको रेम्यूनरेशन 7,000 की अलाउ की गई. डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी उससे ही देखने हैं. ठीक है, एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर पेड फ्रॉम द फर्म्स बैंक अकाउंट. ठीक है, और जो एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस थे वो किसने पे कर दिए? बैंक ने पे कर दिए. ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने रेम्यूनरेशन दे दी उसको. रेम्यूनरेशन देने से उसका जो कैपिटल अकाउंट है वो बढ़ जाएगा. अब एक चीज़ ये समझ लो कि अगर किसी भी पार्टनर को रेम्यूनरेशन दी जा रही होती है डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस को देखने के लिए, और बाद में अगर कंफ्यूज करने के लिए बोला हुआ है कि उस पार्टनर के बिहाफ पे किसी और पर्सन ने पे कर दिया, या इवन अगर रेम्यूनरेशन मिलने के बाद भी फर्म अगर वो एक्सपेंसेस पे कर रही है तो उस केस में उस पार्टनर को, उस पर्सन को वापस देना पड़ेगा. मतलब जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि जय के बिहाफ पे विजय ने दे दिया तो विजय को पैसे देने पड़ेंगे जय को. सेम इसी तरीके से अगर इस केस में भी ऐसा हो रहा है कि अगर दीपा के बिहाफ पे एक्सपेंसेस अगर फर्म ने पे किए हैं तो यहाँ पे देखिए हमने दीपा का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया है, ऑलरेडी कम कर दिया है. इसका मतलब उसकी अकाउंट से लेके ही हम लोगों ने पे किया है, ऐसा आप समझ सकते हो.
क्योंकि देखो ये एक तरीके से दो एंट्रीज को मिला के हो गया। अब अलग अलग एंट्री करते हैं कि पहले बैंक के थ्रू पे किया एंड देन दीपा के थ्रू लिया, तो एक ही साथ कर दिया कि उसी के थ्रू लिया हुआ ही हमने पे कर दिया, उसे तो हमें देना ही पड़ेगा क्योंकि हम उसे ऑलरेडी रेम्यूनरेशन दे ही रहे हैं। तो रेम्यूनरेशन लेने के बाद कोई भी पार्टनर एक्सपेंसेस से पीछे नहीं हट सकता, उसे पे करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो सेम वही चीज़ यहाँ पे हुई। हाँ, एक्सपेंसेस 6000 के हैं तो वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट अब एक और डाउट आता है कि पिछले वाले क्वेश्चन में तो जो एक्सपेंसेस थे वो 16000 के थे, बट जय ने जो विजय को दिया वो तो 15000 ही दिया, तो स्टूडेंट उसको रेम्यूनरेशन उतनी ही मिली हुई थी, वो अपने रेम्यूनरेशन के एक्सटेंट तक ही पे कर सकता है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। अपना लॉस क्यों करवाएगा वो पार्टनर। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे वो अपने रेम्यूनरेशन से ऊपर नहीं गए, कम था तो फ़ायदा ही हुआ इसमें तो दीपा का 1000 का, तो दैट्स अ डिफरेंट केस, बट रेम्यूनरेशन तक ही लिमिटेड रहना है, उससे आगे नहीं जाना है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट वाले केस में बोला है कि देव अ पार्टनर अग्री टू डू द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन for 7500. He took away stock of the same amount at his commission. The stock had already been transferred to realization account. ठीक है, तो मतलब वो ये बोल रहे हैं कि जब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे एसेट्स ट्रांसफ़र करते हैं, तो स्टॉक को आप ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर चुके हो, क्लियर है। फिर अब उसने भी डिसोल्यूशन देखने का माना, बट इस बार ना क्वेश्चन में उन्होंने ये बोला कि उसको हमने रेम्यूनरेशन अलाउ नहीं करी है, बल्कि वो कह रहा है कि रेम्यूनरेशन की जगह मुझे स्टॉक दे दो। तो देखो, जब उसको हमने बोला होगा कि डिसोल्यूशन हमारे जो एक्सपेंसेस है उनको ध्यान दो, डिसोल्यूशन करवानी है फर्म की, तो वो हमारा क्रेडिटर बन गया। अब काम तो कोई भी फ्री में नहीं करता, तो वी हैव टू पे टू हिम। तो अब जब उसे पे करना है तो वो हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर ने क्या किया, स्टॉक ले लिया। अब क्रेडिटर को हमने एक एसेट के थ्रू सेट ऑफ कर दिया, अपनी एक लाइबिलिटी को एक एसेट के थ्रू सेट ऑफ करा है, तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, और नेक्स्ट में क्या बोला है कि जीव अ पार्टनर agreed to do the work of dissolution for which he was allowed a commission of 10,000. He agreed to bear the dissolution expenses. Actual dissolution expenses paid by Jeev were 12,000. These expenses were paid by Jeev by drawing cash from the firm. अब देखो हुआ क्या, उन्होंने बोला कि पहले तो रेम्यूनरेशन उसके साथ फिक्स हो गई कि डिसोल्यूशन करवाने के लिए उसको कितनी रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, वो बोला है कि 10,000 की दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि जो भी एक्सपेंसेस हुए 12,000 के, वो उसने क्या किया, फर्म की कैश में से पे किया है। तो देखो हमारी कैश तो कम हुई, पर हमने उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, उसके कैपिटल अकाउंट को कम करके किया। ठीक है, 12,000 तो कि रेम्यूनरेशन दे रहे हैं तो वो हमें लेना पड़ेगा। ओके, अब कैश था इसीलिए स्पेसिफिकली यहाँ पे 12,000 आया है, हर जगह अलग चीज़ लग रही है। फिर कहीं सोचा जाए कि ये रेम्यूनरेशन तक लिमिटेड होना चाहिए था, बट उसने कैश में से ऑलरेडी ले ही लिया है फर्म के, इसीलिए यहाँ पे 12,000 आएगा। नेक्स्ट वाले में बोला है कि अ डेटर ऑफ 8,000 ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट agreed to pay the realization expenses of 7,800 in full settlement of his account. ठीक है, हमें एक डेटर से पैसे लेने थे, कितने लेने थे, 8,000 लेने थे। वो कह रहा है मैं आपकी लाइबिलिटी पे कर दूंगा 7,800 की, वो भी फुल सेटलमेंट में ख़त्म हो गया मतलब अब डेटर। तो अब क्या हुआ, एक एसेट के थ्रू हमने एक लाइबिलिटी को सेट ऑफ किया, तो अगेन उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। Question number 18. Ramesh and Umesh were partners in a firm sharing profits in the ratio of their capitals. On 31st March 2013, their balance sheet was as follows. ठीक है, on the above date firm was dissolved. मतलब 31 मार्च 2013 को ही फर्म डिसॉल्व हो गई है। अब देखो चार चीज़ें गिवन है। पहले में बोला है कि रमेश ने क्या किया, 50% स्टॉक ले लिया। अब ये स्टॉक है 1,30,000 का, इसका 50% कितना हुआ, 65,000। 65,000 तो उसने लिया, पर वो कह रहा है कि उसने 10,000 का डिस्काउंट लेके लिया, मतलब 55,000 का ले लिया है। और बाकी का जो स्टॉक था 1,30,000 में से 65,000 तो इधर चला गया, तो बचा कितना, 65,000 ही बचा। तो वो 65,000 को हमने लॉस पे बेचा है, कितने के, 15,000 के। डेटर्स वर रियलाइज्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। ये जितने भी डेटर्स हैं 5% का डिस्काउंट लेके इन्होंने भी, इनसे भी पैसा रियलाइज़ हो गया है। फर्नीचर उमेश ने ले लिया 50,000 के लिए, मशीनरी को 4,50,000 के लिए बेच दिया, क्रेडिटर को हमने पूरा पैसा दिया है। ठीक है, और अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर्स मिल गया 1,60,000 का, जिसको 1,40,000 पे सेटल किया गया। ठीक है, अब देखो एसेट्स हैं तो सारे एसेट्स पहले यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए। ठीक है, एसेट्स आपको जो जो क्वेश्चन में गिवन थे, बैंक को छोड़ दीजिए, डेटर्स 2,40,000 का, स्टॉक 1,30,000 का, फर्नीचर 2 लाख का, और मशीनरी 9,30,000 की। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई।
उसके बाद लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर है 1,70,000 का, ओके। उसके बाद ठीक है, तो देखो अब सबसे पहले जो जो चीज़ें हुई हैं वो सब लिखनी है। तो सबसे पहले बोला हुआ था कि रमेश ने 50% स्टॉक ले लिया, तो 1,30,000 का 50% स्टॉक उसने लिया है। बट यहाँ पे क्या चीज़ें आएंगी, जो जो अब पैसे मिले हैं या जो जो जिस जिस तरीके से एसेट को सेट ऑफ किया गया है, उन्होंने बोला है कि जितना भी ये 50% था ना, उसका भी 10,000 कम उसने पे किया है, तो 55,000 पे हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट में बोला है कि जो रिमेनिंग स्टॉक बचा, मतलब 1,30,000 का 50%, तो यहाँ आ गया, तो बाकी का बचा हुआ जो 50% था उसको 15,000 के लॉस पे बेचा। देखो बचा कितना, 65,000, उसमें भी 15,000 लॉस पे बेचा है, तो अब मिला कितना उससे, 50,000 मिला। तो स्टॉक को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया गया, ठीक है। एक तरफ 65,000, एक तरफ 65,000। एक पार्टनर ने ले लिया, एक बाहर बेच दिया। जो पार्टनर ने लिया उसमें उसने 10,000 कम दिए, और जो हमने बाहर बेचा उस पर 15,000 के लॉस पे बेचा है। तो यहाँ से 55,000 मिले और यहाँ से 50,000 मिले, और दोनों लिख दिए। अब इन दोनों को मिला के हमारा स्टॉक खत्म हो गया। उसके बाद डेटर्स 5% के डिस्काउंट पे रियलाइज़ हुए हैं, ठीक है। बैंक में डेटर से रिलेटेड जो भी पैसा आया है वो 5% हटा के आया है, मतलब 2,40,000 का 5% निकाल लीजिए और वो माइनस करके फिल लीजिए, ठीक है। तो कि सारा पैसा हमें उनसे नहीं मिला, हमें उन्हें डिस्काउंट देना पड़ा। 5% किसका होगा, इसी का ही होगा, उससे ये पैसा रियलाइज़ हुआ। फिर फर्नीचर उमेश ने 50,000 के लिए ले लिया, ठीक है। तो उमेश ने फर्नीचर ले लिया 50,000 के लिए। उसके बाद मशीनरी को हमने 4,50,000 के लिए बेच दिया। तो ये सब चीज़ें बैंक में ही तो पैसा आ रहा है, तो बैंक लिखेंगे, ओके। देन क्रेडिटर्स को हमने पूरे पैसे दिए हैं, तो जब भी कोई लाइबिलिटी सेट ऑफ होगी तो वो डेबिट साइड पे आएगी। तो क्रेडिटर्स थे 1,70,000 के, उनको पूरा पैसा दे दिया। उसके बाद एक अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर्स आ गया 1,60,000 का, जिसको 1,40,000 पे सेटल किया गया। तो जितने का आया उससे मतलब नहीं है, पे तो 1,40,000 ही कर रहे हैं, तो वो लिख देंगे। उसके बाद अब ओवरऑल देखा तो रियलाइजेशन पे लॉस हो गया, तो लॉस यहाँ पे लिख दिया। अब बात आती है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करेंगे, तो उनके कैपिटल्स के रेशियो में करेंगे, जो कि 7 लाख और 3 लाख है। तो वहाँ से रेशियो 7:3 आ गई। उसमें ये 8,07,000 का जो लॉस था वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर दिया। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, जितने भी बैलेंस शीट में एसेट्स गिवन है उसको रियलाइजेशन अकाउंट के पहले डेबिट साइड पर डाल देते हैं, और लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर डाल देते हैं, क्योंकि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है और लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है। फिर एसेट्स को ख़त्म करने के लिए क्रेडिट किया जाता है, तो जैसे जैसे एसेट ख़त्म होता गया वो क्रेडिट साइड पर डाल दिया, और जैसे जैसे लाइबिलिटी ख़त्म होती गई उसे डेबिट साइड पर डाल दिया, और फिर जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा उसको पार्टनर्स में डाल देना है। Pradeep and Rajesh were partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They decided to dissolve their partnership firm on 31st March 2018. Pradeep was deputed to realize the assets and to pay off the liabilities. He was paid 1,000 as commission for his services. ठीक है, तो प्रदीप को ये वर्क दिया गया और कितना कमीशन मिल रहा है उसे काम करने का, 1,000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज सारी बता दी, एसेट सारे बता दिए, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट अगर बनाना हुआ तो हम सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे डाल देंगे और लाइबिलिटीज को क्रेडिट साइड पे डाल देंगे। अब बोला क्या क्या हुआ है, बोला है कि प्रदीप अग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन। मतलब देखो यहाँ पे क्या है, मिसेस प्रदीप्स लोन, मतलब जो प्रदीप की वाइफ का लोन है उसने कहा वो मैं पे कर दूंगा। उसके बाद हाफ ऑफ द डेटर्स रियलाइज 12,000 एंड रिमेनिंग डेटर्स वर यूज टू पे ऑफ 25% ऑफ द क्रेडिटर्स। अच्छा अब एक चीज़ बताओ, क्या ये जो ये बाकी का लिखा है इसकी हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बोला है कि जितने भी डेटर्स है ना, ये 34,000 है, इसका हाफ कितना होता है 17,000, उनसे हमें 12,000 मिल गए। तो 34,000 में से अगर 12,000 यहाँ आ गए हैं, 17,000 यहाँ आ गए हैं, तो बाकी के जो भी बचे ना उनसे हमें 25% मिल गया है। मतलब देखो ये 30,000 पूरे डेटर्स हैं, ठीक है। अगर हम प्रोविजन हटा दें उससे हमें 12,000 उनके आधे से रियलाइज़ हो गया, तो बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एसेट से लाइबिलिटी सेट ऑफ हुई है, तो उसे इग्नोर कर दो, ओके। इन्वेस्टमेंट राजेश को 27,000 के लिए सोल्ड करी गई है। बिल्डिंग से 1,52,000 रियलाइज़ हुए हैं। कोई मतलब नहीं है कि कोई भी सेलिंग या कहीं पे भी कोई भी एसेट को ट्रांसफ़र करके प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, सिर्फ उतना अमाउंट लिख दो जितना बैंक में आ रहा है। लॉस हो रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट दे रहे हो, वो कुछ भी कहीं पे भी मेंशन नहीं करना है,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि देखो रिमेनिंग डेटर से हमने सिर्फ 25% क्रेडिटर पे किए, बाकी के 75% भी तो बचे, उन्हें हमने 2 महीने बाद पे किया और 10% का डिस्काउंट ले लिया। ठीक है, तो ये नहीं है कि ये वाली एडजस्टमेंट करी और भूल गए। यहाँ पे भी उसके आगे बोला गया है कि 25% क्रेडिटर तो आपने डेटर से दे दिए, बाकी के 75% को 2 महीने के बाद पे किया और उनसे 10% का डिस्काउंट भी लिया। बिल रिसीवेबल से हमें 1400 का लॉस हुआ, मतलब उनसे हमें जितना भी पैसा आना था उससे 1500 कम हमने उनसे ले लिया। ठीक है, और रियलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी बता दिए। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है तो पहले सारे के सारे एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे डाल देंगे। बिल्डिंग 1,20,000, इन्वेस्टमेंट आ गई 3,600 की। डेटर्स, देखो डेटर्स हमने 34,000 के लिखे और जो प्रोविजन था उसको लाइबिलिटी साइड पे ले गए, तो कि प्रोविजन लाइबिलिटी होता है। उसके बाद बिल रिसीवेबल आ गई 37,400 के, और बैंक नहीं आएगा, पीएनएल नहीं आएगा, और गुडविल आ गई 4,000 की। ठीक है, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे आ गए, तो अब यहाँ पे क्रेडिटर्स डाल दो 80,000 के, मिसेस प्रदीप लोन 40,000 का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आ गया 8,000 का। ठीक है, सब कुछ डाल दिया। फिर प्रदीप अपनी वाइफ का लोन पे कर रहा है, तो लाइबिलिटी खत्म हो रही है, लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए डेबिट साइड पे आ गए 40,000। ठीक है, अब यहाँ पे प्रदीप कैपिटल अकाउंट ही लिखा है। ओके, उसके बाद बोला है आधे डेटर से 12,000 रियलाइज हुए हैं, तो देखो यहाँ पे लिख दिया है कि 50% डेटर से ही आपको 12,000 मिले हैं। अब वो 12,000 मिलने पे मैंने डिस्काउंट दिया या उस पर्सन को डिस्काउंट मिला, उससे कोई लेना देना नहीं है, जितना बैंक में आया सिर्फ वही लिखेंगे। और बाकी के जो डेटर्स थे उससे 25% क्रेडिटर पे किया है, तो उसे इग्नोर करना है, क्योंकि एसेट लाइबिलिटी के थ्रू सेट ऑफ हुआ है, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। फिर इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू राजेश फॉर 27,000, तो एसेट खत्म हो रहा है, एक इन्वेस्टमेंट है, एसेट है, खत्म हो रही है, तो क्रेडिट साइड पे आएगी 27,000 की, और राजेश को दिया है तो राजेश का कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। देन अब देखो 25% क्रेडिटर तो पहले ही खत्म हो गए, बाकी के 75% को 10% के डिस्काउंट, अब मतलब इसमें आपको पूरा निकालना पड़ेगा, पहले क्रेडिटर का 75% निकालना पड़ेगा, तो कि 25% तो खत्म हो गया, तो वो है कितना, और उस पर भी डिस्काउंट मिल रहा है 10% का। अब एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो इग्नोर हो जाती है, ध्यान नहीं देते हैं, वहाँ पे जो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी है कि 2 महीने के बाद पे किया है। ठीक है, तो इसीलिए 2 महीने का ही यहाँ पे क्या निकाला जाएगा, इंटरेस्ट और डिस्काउंट जो भी निकाला जाएगा वो 2 महीने का ही निकाला जाएगा। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स आपको क्वेश्चन में 80,000 के गिवन थे, उसी का ही 75% आप निकालोगे। ओके, देन उसके बाद बोला गया है कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस थे 2,500 के, वो ले लिया। और ये 60,000 कहाँ से आया है, 80,000 का 75% ही 60,000 होता है। ठीक है, ये डाउट नहीं होना चाहिए, 60,000 का ही तो निकालोगे ना, 10% 2 महीने का। ठीक है, तो वो निकाल लिया। ओके, अब पूरे में से इतना डिस्काउंट मिल गया तो इतना पे कर दिया। इसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस डाल दिए। ये एक चीज़ है जो लिखनी ज़रूरी है कि प्रदीप को कमीशन भी पे किया जाएगा, तो वो भी लिखना। देखो जब पहले हमने प्रदीप को बोला होगा ना कि वो डिसोल्यूशन करवाएगा, तो वो हमारा क्रेडिटर बन गया, अब बाद में उसे पे कर रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटी खत्म हो रही है, तो ख़त्म करने के लिए रियलाइजेशन के डेबिट साइड पर उसे डाल देंगे। उसके बाद स्टूडेंट बोला है बिल्डिंग को बेच के 1,52,000 मिले हैं, वो लिख दो। प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। और बोला है कि बिल रिसीवेबल से 1,400 के लॉस पे पैसा लिया है, तो बिल रिसीवेबल टोटल 37,400 के हैं, 1,400 का लॉस हुआ है, मतलब उतना उन्होंने हमें नहीं दिया, बाकी का दे दिया, तो 36,000 ही उन्हें उनसे हमें मिला है, तो मतलब सिर्फ उससे है जो बैंक में आया। उसके बाद यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर में रियलाइजेशन में प्रॉफिट आ रहा है, और क्वेश्चन में बोला है कि दोनों पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, तो जितना भी 3,500 का प्रॉफिट हुआ वो दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और दोनों साइड का टोटल करके रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन फॉर this video. Ashish and Kanav were partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 3:2. On 31st March 2018, their balance sheet was as follows. Liabilities given है और assets given है, आपको realization account ही बनाना है, तो ये सब कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पे, ये सब कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पे। पर ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें जाएंगी। ओके, देन आशीष अग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर एट 38,000 एंड पे ऑफ मिसेज आशीष लोन। ठीक है, वो फर्नीचर भी ले रहा है, 40,000 का था, 38,000 पे ले रहा है, प्रॉफिट और लॉस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और वो आशीष अपनी वाइफ का लोन भी पे कर रहा है। डेटर से 18,500 आया, प्लांट को हमने 10% के प्रॉफिट पे बेचा है। ठीक है, तो ये सब सिर्फ वो अमाउंट निकालने के लिए गिवन होता है। ठीक है,
अब जैसे कनव ने क्या किया, 40% स्टॉक 20% लेस देन बुक वैल्यू पे ले लिया और बाकी का स्टॉक 10% के गेन पे बेचा। तो ये मुश्किल नहीं है, बस कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। ट्रेड क्रेडिटर्स ने इन्वेस्टमेंट ले ली फुल सेटलमेंट में, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि ये लाइबिलिटी को एसेट के थ्रू सेट ऑफ किया है। फिर बोल रहे हैं कनव अग्री टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन एट एन अग्रीड रेम्यूनरेशन ऑफ 12,000 एंड टू बी अ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एक्चुअल एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 8,000। 12,000 की रेम्यूनरेशन के लिए मान गया कि वो डिसोल्यूशन करवाएगा और एक्सपेंसेस हुए कितने हैं उसके, 8,000 के ही हुए हैं। ठीक है, तो पहले सारे एसेट्स डेबिट साइड पे डालेंगे, बैंक नहीं आएगा, स्टॉक आ गया, उसके बाद डेटर्स आ गए, देन फर्नीचर आ गया, उसके बाद प्लांट की वैल्यू आ गई, इन्वेस्टमेंट्स आ गई और उसके बाद पीएनएल नहीं आएगा, ट्रेड क्रेडिटर्स आ गए, उसके बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आ गया या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आ गया, ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, मिसेस आशीष लोन आ गया और उसके बाद देखो फिर से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, यहाँ पे आपको जो फंड गिवन है वो लेंगे, लेना ही लेना है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि आशीष जो है वो फर्नीचर ले रहा है 38,000 पे, सिंपली वो लिख दो, कोई मतलब नहीं है कि प्रॉफिट है कि लॉस है। ठीक है, और यहाँ पे आशीष का कैपिटल अकाउंट आएगा। उसके बाद आशीष जो है वो अपनी वाइफ का लोन पे कर रहा है जो कि 9,000 का था, तो वो लिख दिया। उसके बाद डेटर से 18,500 रियलाइज हुए, वो लिखती है। उसके बाद प्लांट से 10% ज़्यादा मिला है। ठीक है, तो प्लांट आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 2,10,000 का है। 2,10,000 का 10% कितना हुआ, 21,000 ही तो हुआ, तो इतना ज़्यादा मिलके बैंक में तो इतना आया, इससे मतलब है। ठीक है, उसके बाद स्टॉक में बस ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। 40% ऑफ द स्टॉक तो किसने ले लिया, कनव ने ही ले लिया है। ठीक है, वो भी देखो पूरा टोटल स्टॉक जो कि 24,000 का गिवन है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 40% कनव ने ले लिया। अब आप क्या करोगे, इसका जो भी 40% आएगा वो कनव ने ले लिया और बाकी का रिमेनिंग बचा कितना, 60%, उसको हमने प्रॉफिट पे बेचा है, वो भी 10% के। ठीक है, और यहाँ पे उसने 20% लेस देन द बुक वैल्यू पे लिया है। 24,000 का 40% होगा 9,600। अब 9,600 का भी उसने 20% कम दिया है, मतलब उसने उसमें से भी 1,920 कम दिया और बाकी को उसने पैसा दिया। ये 20% इसका नहीं निकालना, इसी स्टॉक का निकालना है क्योंकि वो इतना ही ले रहा है। वो कह रहा है पूरे स्टॉक का 40% मैं ले रहा हूँ बट उसके भी मैं आपको 20% कम पे करूँगा, तो ये वो डिस्काउंट ले रहा है और उसके बाद बाकी का जो पैसा है वो हमें दे देगा 9,600 माइनस 1,920, तो वो 7,680 हमें दे देगा। तो देखो 9,600 में से इतना ही रियलाइज हुआ तो इतना हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो मतलब इम्पॉर्टेंट तो सिर्फ यही है, पर सारी इन्फॉर्मेशन ये निकालने के लिए गिवन थी। ठीक है, इसके बाद बोला है कि बाकी का जो स्टॉक बचा, मतलब 24,000 का जो 60% अब बचा है जो कि कितना है 14,400, उसको हम प्रॉफिट में बेच रहे हैं 10% के, मतलब 14,400 में 10% इसका कितना हो गया 1,440। तो इतना इधर इस वाले स्टॉक से रियलाइज हो रहा है और इतना इस वाले से हो रहा है, तो ये पूरा इसमें बोला है। तो वही हमने भी लिखा। पहले हमने कनव के कैपिटल ये 7,680 कैसे आया, तो आपको मैंने बता दिया 40% आया, उसमें से भी उसने इतना डिस्काउंट लिया। ठीक है, और बाकी के 60% पे ये निकाल लिया हमने और ये आ गया। ठीक है, ये सब सीख लिया। इसके बाद नेक्स्ट में देखो, अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो कितने रहे हैं 8,000, बट हमें मतलब है क्या उससे, नहीं है, हमें मतलब सिर्फ किस चीज़ से है कि कितना रेम्यूनरेशन दे रहे हैं। तो फर्म के अकाउंट में से तो 12,000 ही जा रहे हैं ना, अब बाकी का उसे प्रॉफिट हो गया 4,000 का, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बस कहाँ पे लेना देना आया था, जहाँ पे कैश से उसने फर्म की कैश में से ले लिया था। ठीक है, उसके बाद ट्रेड क्रेडिटर्स को फुल सेटलमेंट में किया है, वो ले लिया, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, और बाकी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ले लिया। अब एक बात आती है कि यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आया ही क्यों, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में तो कुछ भी गिवन नहीं है। तो ये चीज़ है स्टूडेंट, रियलाइजेशन अकाउंट में हमेशा सारी लाइबिलिटीज़ ख़त्म होनी कंपलसरी है। मान लो अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि क्रेडिटर्स इतने के थे या इतने पे सेट ऑफ हुए, तो आपको वो खुद करने ही करने हैं। ठीक है, तो वो मैंडेटरी होता है, क्योंकि कोई भी जो थर्ड पार्टी है वो ऐसा नहीं कहेगी कि हाँ भाई फॉर्म डिजोल्व हो जाए और उनको उनका पैसा ना मिले। ठीक है, तो लाइबिलिटीज़ ख़त्म होना इज़ मैंडेटरी, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को हम ज़रूर फिनिश करेंगे। ये दोनों चीज़ें तो हो ही गई हैं ना ऑलरेडी सेट ऑफ, तो वो आपने ले लिया। उसके बाद जब फिर से बैलेंसिंग फिगर निकाली तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और दोनों साइड का टोटल करके रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर दिया।
So that's it for this video, students. If you have any doubt, you can ask me in comment section, and if you find this video useful, then please like, share and subscribe my channel.